मिनिमाइज कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है वेब सर्विसेज का, ठीक है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सा नॉलेज दे दूं आप लोगों को, फिर आगे हम चलते हैं। जिस तरह हमने वेब एप्लीकेशन बनाई थी ना, एक वेबसाइट बना रहे थे हम और वेबसाइट को हम लॉन्च करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को वेबसाइट पे प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, ठीक है। मोस्टली लोगों को जो भी है स्मार्ट डिवाइसेस का प्रोजेक्ट मिला, लाइक किसी का विंडोज फोन पे है, किसी का एंड्रॉइड पे है, किसी का आईफोन पे है। जिनका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, जिस तरह की गेम है तो वो स्टैंड अलोन है। जिनके कंप्यूटर के सॉरी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेसेस इन्वॉल्व है, लाइक अगर आपका कोई पर्सनल वाला अकाउंट्स का था, किसका था, फाइनेंस वाला, पेरोल का था। अब पेरोल में इन्होंने क्या करना है कि सैलरी जनरेट करनी किसी कंपनी के एम्प्लॉइज से। अब इनके एंड्रॉइड फोन पे एक एप्लीकेशन होगी, वहां से सैलरी जनरेट करेंगे, लेकिन लाजमी तो नहीं कि एंड्रॉइड फोन पे डेटाबेस भी इंस्टॉल हो और हर चीज हो। जिस तरह इस कंप्यूटर पे मैं डेटाबेस पे काम करता हूँ, लेकिन डेटाबेस सर्वर यहाँ नहीं है। डेटाबेस सर्वर है बेसिकली मारिया सर्वर या मेन सर्वर है, ठीक है। अब ये तो मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, वो भी विंडोज है, कंपेटेबल है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सपोज करें कि ये एप्पल की मशीन हो, ठीक है। जो आप आईफोन चलाते हैं उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। अगर मैं एप्पल की मशीन के ऊपर कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ और मैं कहता हूँ यार एंड्रॉइड जावा की किसी लिनक्स पे चला रहा हूँ और उस पर जावा है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि वहां से मैंने डेटाबेस सर्वर एक्सेस करना है, तो मे भी वो सर्वर मुझे एक्सेस ना दे। है पॉसिबल है इस तरह से? पॉसिबल है, लेकिन वो भी अगर किसी लोकल लैन के ऊपर किसी पोर्ट नंबर पे अलाउ करेंगे आईपी पे। अगर मैं इंटरनेट पे बैठ के काम करता हूँ तो इंटरनेट वाले ज्यादातर पोर्ट नंबर आईपी एक्सपोज नहीं करते, वो सिक्योर्ड मीडियम से आपको अलाउ करते हैं। मतलब अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड मैं हर एक को कभी भी नहीं दूंगा, ना ही डेटाबेस का एक्सेस दूंगा। हो सकता है कि डेटाबेस के पोर्ट नंबर ही मैं ब्लॉक कर दूं, वरना इस तरह तो इंट्रूडर्स आके पिंग कर करके सिस्टम को डाउन कर देंगे, ठीक है। तो मोस्ट बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसके ऊपर एक और एप्लीकेशन बनाओ और उस एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन करो, और मे भी वो एप्लीकेशन आपकी एचटीटीपी हो, ठीक है, ब्राउजर पे कम्युनिकेट कर रही हो। तो इसी तरह अगर मैं फर्स्ट करें आपसे कहूं कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनानी है जो किसी और एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है, ये तो मैंने एसक्यूएल सर्वर की थोड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल दी है। अगर आप थोड़ा सा और आगे सोचें, आपने देखा होगा ऑनलाइन लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसमें डाटा कहीं और से रीड करते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि मैंने वेदर फोरकास्टिंग की वेबसाइट बनानी है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज की कोई वेबसाइट बनानी है जिसमें मनी चेंजिंग की कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, करेंसी चेंजिंग की, डॉलर से रुपीस में, रुपीस से किसी चाइनीज युआन की करेंसी में, या किसी मतलब मलेशियन करेंसी में, आप सऊदी रियाल में कन्वर्ट करते हैं रुपीस को। तो रुपीस कन्वर्जन की बहुत सारी वेबसाइट, छोटी छोटी साइट्स बनी होती है, आप अमाउंट देते हैं और कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही है ना। कभी आपने देखा कि मैं लिखता हूँ $1 लिखता हूँ किसी एक वेबसाइट के ऊपर, कन्वर्ट करता हूँ पाकिस्तानी 96 आ रहा हूँ, किसी और वेबसाइट पे करता हूँ तो पाकिस्तानी 101 आ रहा हूँ, कभी ये नहीं होता। करेंसी रेट 110% सेम होते हैं। इसी तरह आप किसी बैंक के ऊपर जाओ तो करेंसी कन्वर्जन इंटर बैंक चार्जेस हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे वेरी करेंगे, लेकिन रेट सेम होता है डॉलर का रुपीस किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ। इसकी रीजन क्या है? कोई वेब सर्विस कॉल कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि इसके बैक एंड पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने करेंसी कन्वर्जन के लिए छोटा सा वेबसाइट बनानी है, अपनी वेबसाइट पर 2 टेक्स्ट बॉक्स लगा लो, एक टेक्स्ट बॉक्स में आप $1 बटन बनाओ कन्वर्ट टू रुपीस, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स रीड ओनली और उसमें रुपीस में आ जाए। आप अपनी मर्जी से रेट डिफाइन कर लो, आपको रेट पिछले महीने का पता है, आज तो रेट डिफरेंट है। आप वेबसाइट पे लॉन्च करोगे तो लोग पागल हो जाएंगे कि यार ये वेबसाइट पता नहीं क्या काम कर रही है। इसका मतलब ये कि आपकी जो वेब एप्लीकेशन बनेगी वो डाटा कन्वर्जन के जो डाटा रेट है वो कहीं और से लेकर आ रही होगी। वो एक सेंट्रल हो सकता है, कोई करेंसी की कोई साइट हो, सर्वर हो, जो कि हर सेकंड डाटा जो अप डाउन हो रहा है इस एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज जैसे भी जो जहां पर ये सेंट्रल होते हैं, वहां पर ये अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन आपको गेट और सेट करके दे रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर कोई एक और जगह से डाटा रीड करना चाह रहा हूँ। एक तो तरीका है कि ये है कि मैं उनकी वेबसाइट कॉल कर लूँ और वहीं पर कन्वर्ट कर लूँ, तो बहुत आसान तरीका है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, करेंसी कन्वर्जन मेरी वेबसाइट पे होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन मैं फलानी वाली वेबसाइट से रिक्वेस्ट करके लेकर आ रहा हूँ। अब इंफॉर्मेशन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन दिखा मैं अपनी वेबसाइट पे अपने तरीके से रहा हूँ, किसी लेबल में, टेक्स्ट बॉक्स में, किसी, ठीक है। ये कम्युनिकेशन कैसे होती है?
इसके लिए डिफरेंट किस्म के सोर्सेज हैं आपके पास। या किसी ने कभी आपने काम किया होगा, लोगों ने ट्विटर के लिए एप्स बनाई हुई है, लोगों ने फेसबुक के लिए एप्स बनाई हुई है, स्मार्टफोन के ऊपर भी एप्स बनाई हुई है, ठीक है। इसी तरह आपने अमेजॉन की साइट पे काम किया कभी, अमेजॉन की वेबसाइट, ठीक, अमेजॉन की वेबसाइट की भी लोगों ने कभी कभी कुछ छोटी सी बुक्स की साइट्स अपनी बनाई होती है, और बुक की डिटेल अमेजॉन की सारी वहां आ रही होती है, प्राइस, बुक का नेम, ऑथर की इंफॉर्मेशन वो वहां आ रही होती है। लोकल डेटाबेस आपके पास नहीं होगा। इसका मतलब है कि अमेजॉन आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप अमेजॉन की वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हो कि यार गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल आईटी बुक्स, वो आपको बुक की लिस्ट रिटर्न कर देता है, कोई वेब पेज रिटर्न नहीं करता, आपको एक रॉ फॉर्म में डाटा दे देता है। वो डाटा हो सकता है कोई डाटा टेबल की फॉर्म में, एरे की फॉर्म में डाटा हो, उस एरे को आप अपनी ग्रिड में शो कर सकते हो, अपने मर्जी से किसी भी तरीके से शो कर सकते हो एज ए प्रोग्रामर। तो बहुत सारी लोगों ने ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं जो एप्लीकेशन का अपना इंटरफेस नहीं होता, लेकिन एज ए सर्विस काम करती है, एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम करती है, ठीक है। आप उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार मुझे फलानी चीज चाहिए, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, ये लो ये चीज आपको मिलेगी। अब ना तो वो वेब पेज होगा, ना वो कोई खास HTML होगा, वो बहुत ही रॉ फॉर्म में डाटा होगा। रॉ फॉर्म में एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जो दो स्टैंडर्ड यूज होते हैं, या तो हो सकता है जेसन की फॉर्म में डाटा, या डाटा की कोई फॉर्मेट है जिसको कहते हैं XML, ठीक है। XML पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, जेसन पढ़ा हुआ है, जेसन भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, नहीं पढ़ा हुआ जेसन। जेसन इज अनदर फॉर्मेट जो कि एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आपके पास होता है। जेसन इज बेसिकली अ स्ट्रिंग, लेकिन वो होता फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है। उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को किसी ऐसे नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको आप बाकायदा आसानी से रीड कर सकते हैं और किसी फॉर्म में आप राइट भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप अपने लिए लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन के बाकायदा क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप जावा में या आईफोन में या सी शार्प में काम करें, उसको ऑटोमेटिकली सीरियलाइज कर सकते हैं। तो अगर एज ए प्रोग्रामर मैं किसी को एक वेबसाइट बना के दे रहा हूँ और डाटा मैं कहीं और से उठा के ला रहा हूँ, और कहीं और से मुराद ये नहीं कि कोई डेटाबेस सर्वर है, नहीं, किसी और मतलब थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन बनी हुई है, उस एप्लीकेशन से लेकर आ रहा है, और वो एप्लीकेशन मुझे डाटा देती है किसी एरे के फॉर्म में, किसी XML की फॉर्म में, किसी जेसन की फॉर्म में। अब वो क्लाइंट आम बंदे को क्या पता, यहाँ से मैं लैब वाले को बुला के ले आऊँ, वो कहूँ ये डाटा ले लो, वो कहेगा इसका मुझे क्या करना है, मुझे वेब पेज के ऊपर दिखाओ जरा अच्छे तरीके से। तो आप एज ए प्रोग्रामर को डाटा लेकर आओगे, उसको बाकायदा अपनी ग्रिड में, किसी लिस्ट बॉक्स में या किसी कंट्रोल के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। अब वो डाटा जो लेकर आ रहे हैं, वो जहां से लेकर आ रहे हो, वो भी एक एप्लीकेशन बनी हुई है, एंड दैट एप्लीकेशन इज बेसिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, which has in fact no interface। उसका कोई इंटरफेस नहीं होगा, कोई बटन नहीं है उसके ऊपर, कोई लेबल नहीं है, कोई मतलब टेबल नहीं लगा हुआ, ना ही कोई ट्री बना हुआ है, ना कोई और कंट्रोल है, बल्कि उसके अंदर जो डाटा आ रहा है आपको, आप टेक्निकली रिक्वेस्ट कर रहे हो, टेक्निकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। उस एप्लीकेशन को हम अपनी आम जुबान में हो सकता है कहें कि जी एज ए सर्विस एप्लीकेशन, या अगर वेब के ऊपर है तो उसे कहते हैं वेब सर्विस। So web service is basically a standalone application, ये application component कहते हैं उसको। Web service is basically एक application component, ठीक है, जो कि एक end user के लिए नहीं होता, जो कि एक technical user के लिए information source का काम करता है। Is it clear? अब जिस तरह मैं example देता हूँ, ये Android में application बना रहे हैं, Android से direct SQL server के अंदर select style की query नहीं लगा सकते। इनको चाहिए कि ये सर्वर पे एक और एप्लीकेशन हो, ये एंड्रॉइड सर्वर उसको रिक्वेस्ट करे, वो एप्लीकेशन उसको डाटा रिटर्न करे, वो डाटा को ये खुद अपने तरीके से ग्राफ की फॉर्म में शो करना चाहता है, टेक्स्ट की फॉर्म में शो करना चाहता है, उसकी मर्जी है, वो इसकी अपनी मर्जी है। डाटा इसके पास आ गया, वो रॉ फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें वो डाटा प्रोवाइडर जो होगा, हम असल में वो बनाना चाह रहे हैं। तो आज हम वेबसाइट की बजाय वेब सर्विस बना रहे हैं, ठीक है। और वेब सर्विसेज शुरू हुई थी, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूं तो आपको कभी पेज नजर आएगा ASMX के नाम से, ठीक है। .ASPX एक होता है ना, एक होता है ASMX। इसी तरह HP के अंदर क्या एक्सटेंशन होती है, .PHP होती है, .PHP उसके अंदर फिर एक और देता हूं, और
जावा के अंदर JSP के अंदर .jsp जावा के अंदर अगर तो आपने उसके थ्रू जाना है, यदि एनोटेशन बेस अब तो चल रही है ना, उसमें सिंपल रेस्ट बेस आ गई है, रेस्ट बेस है बिल्कुल स्लैश करके सीधा सीधा हुआ PHP में क्या होगा PHP में भी रेस्ट बेस ही बनती है। रेस्ट बेस चलो बात ये कि हमारे पास बेसिकली जो ओल्ड माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया था उसको हम कहते थे अगर किसी वेब पेज का एक्सटेंशन है .asmx तो वो आपको टेक्स्ट बॉक्स या इस तरह का इंटरफेस नजर नहीं आएगा। वो एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एज ए प्रोग्रामर डाटा रिटर्न करेगा जिसको आपने अपनी मर्जी से किसी टेक्स्ट बॉक्स में या किसी ग्रिड में शो करना। ठीक है, अभी जो हम वेब सर्विसेज पढ़ेंगे उसमें मैं आपको करवा रहा हूँ WCF बेस। WCF बेस का मतलब ये है, ओके इधर हो गया, विंडोज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। माइक्रोसॉफ्ट ने दो नए एरियाज इंट्रोड्यूस करवाए थे, एक WCF का, एक है WPF, विंडोज प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का। ठीक है, पीएफ के अंदर यूआई काफी उन्होंने स्ट्रॉन्ग की थी जिसके अंदर XML बेस्ड इंटरफेस का कांसेप्ट दिया था। जो विंडो बेस में काम करेंगे ना विंडोज ऐप में, वो पीएफ की एक्सटेंशन है WPF की। ठीक है, प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, यूआई पे ज्यादा फोकस है और XML बेस्ड है इसका। ऐड एंड सी शार्प में कोड। WCF का मतलब है कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। अभी जो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ वेब सर्विस का, बेसिकली दिस इज कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। मतलब एक एप्लीकेशन है जो कि आपकी कहीं डिप्लॉय होगी और क्लाइंट उससे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो WCF वेब सर्विस चलेगी ये डिफरेंट पोर्ट पे चलती है, लेकिन अभी जो हम चलाएंगे हम वेबसाइट की तरह HTTP प्रोटोकॉल पे चलाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको चलाएंगे HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर। तो जो वेब सर्विस है हमारे केस में बहुत सारे दो तीन और प्रोटोकॉल पे भी काम करेंगे, लेकिन हम शुरू में HTTP जिस तरह हम एक वेबसाइट चलाते हैं ना HTTP // इसको भी ऐसे चलेंगे। ठीक है, एक बार जो WCF है ASMX ये पुराना वर्जन है, अब WCF लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट अप्रोच है। ठीक है, अब वेब सर्विस को जो ASMX बेस्ड है वो WCF में डॉट उसका SVC की एक्सटेंशन की फाइल है, .svc सर्विस शॉर्टकट है। मुझे M का भी नहीं पता क्या है, लेकिन ये एक्टिव सर्वर है और M मुझे भी पता नहीं क्या होता है। ये ASP पता है, एक्टिव सर्वर पेज बनता है। M का बेसिकली किसी मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच से कोई इसका वेब सर्विस का बनता है, क्योंकि ASMX का मैंने कभी काम नहीं किया, इसलिए M का मतलब याद नहीं। ठीक है ना, ये जो WCF है इसमें हमें सर्विस बेस्ड ऐप बनाते हैं, तो शॉर्टकट है .svc। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे ना तो .svc के साथ पूरी वेब आ रहा है, http abc/ और फिर service.svc आ रहा है, तो .svc के साथ आपको पेज मिलेगा। ठीक है, अच्छा अभी जैसा मैं अभी इनसे एक बात कर रहा था रेस्ट सर्विस का, ये भी मैं बताता हूँ। अगर मैं WCF की बात करूं तो आपको इसमें इंटरफेस नजर नहीं आएगा। पहली बात हमेशा याद रखिए, इसमें कोई UI नहीं होगा, कोई बटन, कोई लेबल, कुछ नहीं होगा। ये पहले जनरेशन सर्विस। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। आप इसे रिक्वेस्ट करेंगे एज ए प्रोग्रामर, आप कहेंगे गेट ऑल एम्प्लॉइज, तो आपको एम्प्लॉइज की लिस्ट रिटर्न कर देगा। कहां से रिटर्न करेगा? किसी डेटाबेस से या किसी और जगह से, कहीं से भी, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन देगा एज ए डेटा की फॉर्म में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास, मैंने इस बात की आपको HTTP की। HTTP का मतलब ये है कि दिस इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, जिस तरह आप TCP भी काम करते हैं, UDP भी काम करते हैं। HTTP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि आपका वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट उसी फॉर्म में भेजता है और सर्वर उसी फॉर्म में रिप्लाई करता है। ठीक है, विद द फॉर्म ऑफ टैग्स आपके पास डाटा आता है जो कि HTML है। ठीक है, इसी तरह जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे वो भी रिक्वेस्ट और रिस्पांस आपकी इसी तरह HTTP प्रोटोकॉल पे कर रही होगी, लेकिन डाटा जो उसको सेंड हो रहा होगा और डाटा रिसीव हो रहा होगा वो दो मोड में रिसीव कर रहा होगा और सेंड कर रहा होगा। इसलिए जब अभी मैं आपको फंक्शन बना के दूंगा ना डाटा सेंडिंग रिसीविंग की, तो दो मोड होंगे हमारे पास। एक मोड का नाम है JSON, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास XML।
ये ASMX काम करता था, ये XML पे काम करता था। इसकी जितनी भी डेटा सेंडिंग रिसीविंग थी वो XML की फॉर्म में डाटा जाता था। सही है। अब ये भी लंबी डिटेल है, अगर आप नेटवर्क में जाएं तो पूरा वो जिस तरह एनवेलप एक बनता है, एनवेलप का एड्रेस होता है, जिसके हेडर होती है, फिर डाटा आपके भी एनवेलप के अंदर होता है। ठीक है, तो ये XML एक किस्म का सम सॉर्ट ऑफ एनवेलप है। और इसमें एक्स्ट्रा अगर आपने एक हेलो का मैसेज भेजना होगा तो हेलो फिक्सन हो सकता है कि HTTPL को 5 बाइट का बनता है, तो 5 बाइट का पैकेट कभी भी नहीं बनता था, अच्छा खासा बड़ा पैकेट बनता था। ठीक है, क्योंकि उसके XML नोटेशन, XML के अंदर हेडर होता था, कंटेंट होते थे, आई डोंट नो, और भी बहुत सारी चीजें उसमें जाती हैं। ये जो ASMS फॉर्मेट होता है, तो ये काफी बड़ा पैकेट बनता था। ठीक है, लेकिन जो जेसन है, जेसन ने बेसिकली डाटा को, कम्युनिकेशन को श्रिंक कर दी, श्रिंक कर दी। ये सिंपल एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा जाता है और इसमें कोई टैगिंग, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। HTML में तो स्टार्टिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, टैग का पूरा नाम होता है, एट्रीब्यूट होते हैं, इसमें वो काम नहीं। कैसे होता है ये अभी आपको जब एप्लीकेशन बनाओगे तो बता दूंगा, जब आएगा ना फ्रंट में आपको पता चला जाएगा ये जेसन है, वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमें सिंपल WCF बनानी कैसे है, WCF बेस्ड वेब सर्विस बनानी, और वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली वैसे ASMX यहाँ करवाते हैं, लेकिन ये कि मैं WCF को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि WCF वो लेटेस्ट अप्रोच है। ASMX इज बेसिकली पार्ट ऑफ WCF। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बनाने के लिए सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, लेकिन मैं फिर बताऊंगा, ज्यादा बोरेंगे, बेहतर है कि रिकॉर्डिंग अब तक चल रही है उसको स्टॉप करके नई रिकॉर्डिंग चलाएं, वरना ये आप फिर कर लोगे 2 पीसेस में कट करके अलग अलग कर लो, वरना ये आधा घंटा लोग बोर हो जाएंगे। चले, अच्छा, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर हमने लास्ट टाइम किया था वेब के अंदर, अभी हमारे पास है WCF का एक सेक्शन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो फिल्टर हो जाएंगे एप्लीकेशन की टाइप्स। एप्लीकेशन टाइप हमारे पास है WCF सर्विस लाइब्रेरी, एक है WCF सर्विस एप्लीकेशन। ठीक है, वो जो लाइब्रेरी बनेगी वो DLL बनती है, हम जिस पे काम करेंगे WCF सर्विस एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले WCF का मॉडल सेलेक्ट करना है यहाँ से, और फिर सर्विस एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, इसको नाम देते हैं माय फर्स्ट सर्विस कर देते हैं, फर्स्ट सर्विस। चलिए इसको कर दें सेव। इस मॉडल में बाय डिफॉल्ट 2 क्लासेस बन जाती है। ठीक है, 2 फाइलें बन जाएंगी, इस मॉडल को जरा समझना जरूरी है। इंटरफेस का वर्ड सुना हुआ, यूजर इंटरफेस नहीं, इंटरफेस जिसको कोडिंग के अंदर हम यूज करते हैं, जावा के अंदर भी आपने यूज किया होगा इंटरफेस, ये वाला क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एक इंटरफेस होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ भी यही काम होगा। C# की नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जिस फाइल का नाम या जिस भी CSV क्लास का नाम I से शुरू होगा, that will represent interface। बाय डिफॉल्ट जब आप सर्विस एप्लीकेशन बनाएंगे इसमें आपको 2 क्लासेस नजर आएंगी, एक iService1 और एक Service1। ये एक क्लास, इसके पीछे क्लास बनी हुई है, इसके पीछे क्लास बनी हुई है। बाय डिफॉल्ट इसका नाम Service1 है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अभी हम चेंज नहीं करते, हम ये रहने देते हैं। अगर मैं इस क्लास को ओपन करूं तो डबल क्लिक करें, I से स्टार्ट होगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरफेस। आप अपना भी इंटरफेस बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना जावा में। अच्छा, अभी ये देखें, ये जो हमारे पास एप्लीकेशन बनी है ये इंटरफेस है, क्लास की है, पब्लिक इंटरफेस, नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट iService1 रखा हुआ है। iService1 एक इंटरफेस है, तो इसमें पहला आपने मॉडल को याद रखना है कि जो भी हम WCF सर्विस बनाएंगे इसमें एक इंटरफेस की क्लास बनेगी और एक अलग से क्लास बनेगी जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। क्लियर? बाय डिफॉल्ट ये इंटरफेस के अंदर आपको 2 फंक्शन बना के दे रहा है, गेट स्ट्रिंग और गेट डाटा यूजिंग डाटा कॉन्टेक्ट। डाटा कॉन्टेक्ट का मतलब ये अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, यूजर डिफाइंड टाइप है, कंपोजिट टाइप है, तो इसमें अपनी भी कोई ऑब्जेक्ट पूरा रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अभी हम ये करते हैं कि इसको आसान या सादा रखने के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन देते हैं, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, 2 चीजें और इसमें इंपॉर्टेंट है देखना, ये जब इंटरफेस बनेगा एक तो पब्लिक होना चाहिए
इसके अंदर जितने ऑपरेशन होते हैं उनके ऊपर पब्लिक या प्राइवेट आपको नजर नहीं आए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इस सिर्फ पब्लिक ही अलाउ करता है, प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसके अंदर। प्राइवेट लिखेंगे तो एरर देगा। दूसरी बात है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहां पर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नजर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसके ऊपर आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से एक एट्रीब्यूट नजर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि दिस इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन you as a developer of this application and the client who is basically consuming this application, ठीक है, या who will use this application। तो आप बताओगे कि भाई मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन के थ्रू, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मसलन हो सकता है कि मैं यहाँ पर किसी से करेंसी इनपुट ले रहा हूँ और कन्वर्ट करके उसको डॉलर फॉर्म में दे रहा हूँ, ये कन्वर्ट के फंक्शन में दे रहा हूँ, ये फंक्शन मुझे पता है कि पूरे रूल को फॉलो करके काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये मेरी एक सर्विस है, सही है, और ये जो है इसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये जो फंक्शन मैं डिफाइन करने जा डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, इंटरफेस में पता है डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती, तो सबको पता है ना। देखिए फंक्शन का नाम खत्म हो गया, बस कोई कोडिंग नहीं है इसकी, फंक्शन का नाम और ये एंड हो गया, इसकी कोई कोडिंग नहीं है, इसकी कोडिंग नहीं और मैं लिखूंगा। तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि माय सर्विस विल प्रोवाइड टू सर्विसेज, सर्विस 1 गेट डाटा, सर्विस 2 गेट डाटा यूजिंग डाटा कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरे दो सर्विस के नेम है, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, बाय डिफॉल्ट ये खुद आ जाएगा। दूसरा जो फंक्शन को कहते हैं, फंक्शन को हम एक और लैंग्वेज में या जुबान में ऑपरेशन भी बोलते हैं, ऐसे ही है। तो जो फंक्शन का नाम होगा उसके ऊपर आपका आएगा ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हर फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट, अगर मेरे 50 फंक्शन है तो 50 के ऊपर हर एक के ऊपर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारी एक सर्विस की दैट्स इट, ये खत्म। अब दूसरी वाली मैं सर साथ वाली मैच है एसवीसी, वहां से भी ये दिखा दी ये बात, ठीक है। जो दूसरी क्लास बनती है वो बाकायदा सी शार्प की क्लास है, पब्लिक क्लास, उसका नाम है सर्विस 1, नाम कोई भी हो सकता है, मैं उसको माय सर्विस 1 कह सकता हूँ, यूर सर्विस कह सकता हूँ, दैट सर्विस, जो मर्जी नाम, लेकिन इनहेरिट को कहां से करी है, आई सर्विस 1 से। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है ये क्लास, इसका मतलब है उस इंटरफेस के अंदर जो दो फंक्शन है वो दो की कोडिंग याद जरूर होनी चाहिए वरना एरर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी फंक्शन वहां होंगे उनको पब्लिक लिखना पड़ेगा, ये मजबूरी है, ठीक है, ताकि हर बंदा बाहर से एक्सेस कर सके, क्योंकि उस सर्विस ने इस फंक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर आप इसमें आप प्राइवेट कर दोगे तो ये कंपाइलर आपको एरर देगा, वो कहेगा कि भाई सर्विस की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही, ठीक है। तो आपने जो गेट डाटा का फंक्शन लिखा था उसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू लेगा और एक मैसेज बना के रिटर्न करेगा, इज इट क्लियर, ठीक है। नीचे वाले में क्या है, नीचे में भी कोई वैल्यू लिखी हुई है उसको भी छोड़ देते हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाते, इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाता कि अभी ये फालतू का कोड है, हम अपनी मर्जी का कोड लिखेंगे जो हमारे कंसर्न, ठीक है। अच्छा हम एक काम करते हैं जल्दी से, हम ये करते हैं कि ये जो गेट और ये वाले फंक्शन है ये दोनों खत्म करें, ये हमारे काम के लिए, इसको यहां से खत्म करें, यहां से उड़ा दे सारा, क्लास खाली कर दे, चलिए, और सेव करें, सर्विस में है उसको भी खाली कर दे दोनों। ये ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट का ही रहने देना था, फंक्शन का नाम चेंज करेंगे, और ये नीचे भी क्लास खत्म कर दीजिए, ये भी नीचे सारी बात छोड़ दो। अच्छा इसके बाद हम अपनी मर्जी से एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। बस करें मैं कहता हूं कि मैं एक सर्विस बना रहा हूं, मैं इसको इसके अंदर एक फंक्शन होगा जो इसको कॉल करेगा वो यूजर्स के नाम की एक लिस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहां पर लिखे हैं स्ट्रिंग एरे रिटर्न करें, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करें, लिस्ट और उसके अंदर एंगल ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिख दें और यूजर नेम करें, यूजर नेम, यूजर्स नेम यू कैपिटल करते हैं, जावा की आती है यू भी कैपिटल एफ भी कैपिटल, ठीक है। यूजर्स नेम करते हैं और ये खाली कर दें, इसमें कुछ ना लिखें,
सेमीकोलन सेमीकोलन। हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे और ये कुछ यूजर की एरे रिटर्न करेगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहां भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे। यूजर नेम ये स्लैश और यहां से एक लिस्ट बनाएं और न्यू कर दें उसको और 4 नाम ऐड करके रिटर्न कर दें उसको, ठीक है। एंटर कर देना, वो ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड 3-4 नाम ऐड कर दें। लिस्ट डॉट ऐड तो एक नाम नेम 1 नेम 2 सब डाल दें, इसी को कॉपी पेस्ट कर दें नेम 2 3 और फिर इसको रिटर्न कर दें। चलिए बस नीचे रिटर्न कीजिए। अब ये एक सर्विस मैं बना रहा हूँ। सर्विस का मतलब है कोई भी एप्लीकेशन इसको कॉल कर सकती है अपने अंदर, और कोई भी एप्लीकेशन इसको कॉल करेगी इस फंक्शन को तो उसको ये नाम मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, बेशक आप आईफोन में बनाए, जावा में बनाए, सी प्लस में बनाए, सी शार्प में बनाए, किसी में भी बनाए, वेब में बनाए, डेस्कटॉप में बनाए, कंसोल में बनाए, ठीक है, कोई भी, इसको कोई कंसर्न नहीं है इससे। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रेस्ट सर्विस, REST, ठीक है। RE से बनता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको याद हो, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट, और ये बनता है ट्रांसफर। RE से बनता है रिप्रेजेंटेशनल, ठीक है, और S से स्टेट और T से ट्रांसफर। बेसिकली हम कहते हैं कि हमारी जो सर्विस है इसके दो मोड होते हैं, एक अदर देन रेस्ट, एक होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये कि जितने भी हमारे फीचर्स होंगे, फंक्शन होंगे, वो एज ए रिसोर्स अवेलेबल होंगे, एज ए रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या होता है वेब के अंदर, आप यूआरएल में पेज लिखते हैं तो पेज इज ए रिसोर्स। आप लिखते हैं ना कि abc.com/default.aspx login.aspx, पेज का नाम लिखते हैं ना। अब हम पेज का नाम नहीं लिखेंगे, हम अपनी साइट का नाम लिखेंगे स्लैश यूजर्स नेम लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यूजर नेम डेटा रिटर्न करके दे देंगे। तो मैं कहता हूं कि अपने फंक्शन को स्लैश करके यूआरएल में कॉल करो और मुझे डेटा रिटर्न कर दे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट बिहेवियर। तो रेस्ट इज बेसिकली अ बिहेवियर। अब हमें रेस्ट बिहेवियर बनाने के लिए अपनी वेब सर्विस के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट ये रेस्ट नहीं होती, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम बेसिकली करेंगे क्या, अच्छा पहले इसको रन तो करें ताकि पता चले आता क्या। वो आई सर्विस रन तो सेट करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। इसको रन करें। अभी देखिए मैं इसको रन करूंगा, कोई टेक्स्ट बॉक्स, कोई यूआई नहीं है। अभी तक तो एक फंक्शन बना हुआ है और एक लाइब्रेरी किसी की बनी हुई है, डेटा रिटर्न कर रहा है, लेकिन डेटा रिटर्न किस फॉर्म में किसको कर रहा है ये भी अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है। हाँ जी। बेसिकली आपके जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं ना, जितने फंक्शन आपने रखे हुए हैं, उनको आप एज ए रिसोर्स अवेलेबल करते हैं। स्लैश के साथ यूआरएल में आप फंक्शन का नेम लिखेंगे, पैरामीटर तो पैरामीटर पास करेंगे, कट करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको रिटर्न टाइप डेटा मिलेगा। इस तरह ये देखिए ये आपकी वेबसाइट रन होती है, ठीक है। इसके अंदर मेरी सर्विस का नाम था service1.stc, इसको क्लिक करें। अब ये मेरी सर्विस आ गई है, लेकिन इसका कोई इंटरफेस नहीं है। ये नीचे बता रहा है कि अगर आपने सी शार्प में क्लाइंट यूज करना है उसका, तो क्लाइंट के लिए कोड लिखो, उसका क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाओ और यहां से डेटा गेट कर लो। लेकिन मैं सी शार्प तक महदूद नहीं रखना चाह रहा इसको, मैं कहता हूं किसी भी लैंग्वेज में इसको गेट कर सकूं, तो
मैं क्लाइंट इस तरह से क्यों बनाऊं कोड के अंदर, मैं इसको एज ए रेस्ट सर्विस ही क्यों ना इंप्लीमेंट करूं। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं अभी सर्विस 1 लिखा हुआ स्लैश आगे लिखे फॉरवर्ड स्लैश फंक्शन का नाम क्या था, यूजर्स नेम, स्मॉल कैच कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर करेंगे खाली आ जाएगा। होना तो ये चाहिए मैं यूजर नेम एंटर करूं और जो नेम 1 2 3 यहाँ आ जाए सामने, किसी टेक्स्ट बॉक्स किसी में ना आए लेकिन सिंपल एचटीएमएल में तो आ जाए। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये अगर यहाँ नजर आ जाएंगे तो कोई भी एप्लीकेशन है जिसको गेट करेगी तो उसको भी मिल जाएगी। तो ये दिस इज कॉल्ड रेस्ट बिहेवियर। अगर ये मुझे डाटा रिटर्न कर देता तो उसका बिहेवियर रेस्ट बिहेवियर होता। अभी तो कुछ नहीं आ रहा लेकिन इसको हमें एज ए रेस्ट बिहेवियर कन्वर्ट करने के लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 आए, इसको स्टॉप करना। सबसे पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट करें, इसको एंटर करें। अच्छा, इसको स्क्रॉल कर बहुत ऊपर, यहाँ पर अपनी वेब सर्विस को रेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका ठीक है रेस्ट बेस बनाने के लिए, ताकि अक्रॉस द प्लेटफॉर्म हर जगह एक्सेस हो सके किसी भी लैंग्वेज में उसको। यहाँ पर लिखे वेब वेब इन्वोक कर दें, ये दो हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है। वेब इन्वोक करें, लिखिए जरा, फिर ब्रैकेट डालें फंक्शन की तरह जिसको डालते हैं और इसके अंदर लिखें रिक्वेस्ट फॉर्मेट REQ लिखें। ठीक है, इसके अंदर आगे इज इक्वल टू वेब मैसेज फॉर्मेट नीचे वाला डॉट, ये जब हम बात कर रहे थे जेसन और एक्सएमएल, ठीक है, जेसन सेलेक्ट करें, कॉमा करके रिस्पांस फॉर्मेट, इस तरह रिक्वेस्ट, क्योंकि वेब के अंदर दो चीज होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पांस करता है। ठीक है, तो ये हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए टाइप डिफाइन कर रहे हैं, रूल ये रिक्वेस्ट भी आपको एक्सएमएल में मिलेगी या जेसन में मिलेगी, आपको रिस्पांस एक्सएमएल में मिलेगा या जेसन में मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक तीसरी और चीज है, कॉमा URI टेम्पलेट, URI टेम्पलेट इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिखें, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना ये फंक्शन का नाम, एग्जैक्टली यही नाम दे सकते हैं या तुम फ्रेंडली नेम दे सकते हैं। एज ए प्रोग्रामर मैंने फंक्शन का नाम लिखा यूजर्स नेम, हो सकता है मैं वहां पर लिखूं ऑल यूजर्स। ठीक है, तो नाम कोई भी लिख सकते, मान लेते हैं यूजर्स, कोई नाम नहीं, स्लैश के बजाय भी लिख सकते, स्लैश हटा देते। चलो ये एक तो मैंने लाइन हर फंक्शन के ऊपर ऐड कर दी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग है ना, फिर आप देख लीजिए। अभी एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, अब हमने अगर अभी भी रन करेंगे कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने चेंज क्या करना है, अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे। इसमें एक और फाइल है, वो तो है ये web.config की फाइल है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, इसको ओपन करें। इसमें इंपॉर्टेंट टैग ये है कि सर्विस मॉडल का एक टैग कर रहेगा, तो सिस्टम डॉट सर्विस मॉडल जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां एंड हो रहा है, इसके दरमियान में हम अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो बिहेवियर है इसको क्लोज कर दें, यहां से इसको क्लोज। अच्छा, इसके ऊपर यहां से एंटर करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे और यहां से टैग ओपन करें और इसमें सर्विस सेलेक्ट करें, सर्विसेज हाँ ठीक है, क्लोज करें, एंटर करें, एक और तो फिर बनाए सर्विस। अच्छा, स्पेस में इसी के अंदर स्पेस नेम और नेम, अच्छा यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हम खुद से कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर रेस्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, हमने सर्विसेज का टैग ऐड किया मॉडल के अंदर, सर्विसेज के अंदर सर्विस का नाम जो आप सर्विस देना चाह रहे हैं, हमारे सर्विस का नाम वही होना चाहिए जो हमारी क्लास का नाम है, ये आपकी नेम स्पेस है, क्लास का नाम है, और सर्विस डॉट सर्विस वन ये सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये नहीं आता किसी का तो ये खुद से दे देंगे। ठीक है, अच्छा अब एक काम करें,
इसके अंदर आएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और ब्रैकेट ओपन करें, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में स्टेज इन, एंड पॉइंट में आप सबसे पहले ऐड करेंगे एड्रेस लीजिए और इसको ब्लैक करेंगे, एड्रेस इक्वल टू खाली। ठीक है, नेक्स्ट करें। बाइंडिंग में आप आए, बाइंडिंग में जो प्रॉपर्टीज मैं सेट कर रहा हूँ ये करनी है, मिनिमम ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके अंदर से लें, ये बहुत सारी डिफरेंट बाइंडिंग्स हैं हमारे पास, लेकिन इसमें लें वेब एचटीटीपी ले। अभी हम बात कर रहे थे ना डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर, टीसीपी है, काफी सारे, तो हम बाइंडिंग करेंगे वेब के ऊपर एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे। ठीक है, स्पेस करें, एक और चीज कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में हमारी सर्विस के इंटरफेस का नाम होगा। ठीक है, वही नेम आ रहा है लेकिन आई सर्विस मत के नाम से आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम सर्विस उसका इंटरफेस का नाम देंगे। स्पेस एक और आप बिहेवियर और बिहेवियर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बिहेवियर एक नाम अपनी तरफ से जो मर्जी हमें पसंद है, बस कर माई वेब कर देते हैं। ये नाम मैंने अपनी मर्जी से रखा है, लेकिन ये अंडरलाइन ऐसे मतलब इसको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नाम मैं आपको लिखूंगा। तो मेरी जो वेब सर्विस है इसका बिहेवियर क्या होगा, ये बिहेवियर मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट यहां से मिलेगा कि कौन कौन से फंक्शंस आपको अवेलेबल हैं, और बाइंडिंग प्रोटोकॉल कौन सा है ये मैंने आपको बता दिया यहां पर कि वेब एचटीटीपी के ऊपर है। ठीक है, यहां तक यही लाइन है, बस इसको यहां से क्लोज कर दो, ऊपर से क्लोज कर दो। अब बिहेवियर के अंदर ओपन करें, बिहेवियर जो मैंने माई क्या नाम रखा था, माई वेब रखा था, उसको यहां डिफाइन करूंगा क्योंकि वो बिहेवियर है। आप बिहेवियर में सर्विस बिहेवियर को क्लोज कर दें। यहाँ पर एंटर करें, इसके ऊपर ये करें कि नया बिहेवियर बनाएं, वो एंड पॉइंट बिहेवियर होगा। इसके अंदर आएगा, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करें, एंड पॉइंट बिहेवियर, इसको क्लोज करें, क्लोज करें। इसके अंदर दोबारा एक बनाएं, इसके अंदर दोबारा बिहेवियर है ना, अब इसके अंदर बनाएं एंड पॉइंट बिहेवियर एक आएगा, ये बिहेवियर। इस बिहेवियर को वो वाला नाम दें, नेम जो भी वो ऊपर था माई वेब, और इसके अंदर माई वेब, इसके अंदर एक और बनाएं, रिपोर्ट टैग ऐड करें इसके अंदर, इंटर करें, और टैग का नाम रखें नाम में वेब एचटीटीपी है, डब्ल्यू करें ये वेब एचटीटीपी, बस ये। तो मेरा जो बिहेवियर है ये वेब के ऊपर एज ए रेस्ट बिहेवियर काम करेगा। अब ये टोटली हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है, और अब हम इसको रन करेंगे तो इसका बिहेवियर चेंज हो चुका है। ठीक है, इसको कंपाइल करें और रन करें। ठीक है, बिल्ड करना देखो मेरा चल। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिहेवियर्स, ये मैं किसी दिन फिर समझा दूंगा। अभी जस्ट हमारा टॉपिक है कि हम एक किस्म का कोडिंग तक पहुंच जाए कि यार हमने वेब सर्विस लॉन्च कैसे करनी। ठीक है, सर्विस 1 और स्लैश करके अब लिखिए जरा यूजर्स नेम, कोई मिस्टेक अगर ना हो तो इसको नेम वापस रिटर्न कर। माय वेब भी तो लिखना पड़ेगा ना। हां, माय वेब भी लिखना पड़ेगा। माय वेब क्या होता है, ये आ गया नीचे यूजर नेम, माय वेब क्या, माय वेब को जो नाम दिया था, माय वेब का बिहेवियर नीचे लिखा था, दिखाएं जरा दोबारा मुझे। माय वेब अभी एंटर किया कुछ नहीं आया, नहीं, आप मुझे दिखाएं जरा, वापस आए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने ये मुझे ओपन करके दिखाएं जरा, इसमें क्या लिखा है, इसमें जो बिहेवियर एंड पॉइंट बनाया था, बिहेवियर का नाम क्या रखा था, माय वेब ही रखा था ना, ठीक है ना। ये नाम उस यूआरएल में नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये बिहेवियर यहीं पर आएगा, लेकिन आज क्यों नहीं रहा, कराना चाहिए ना, कि देखते क्यों नहीं आया। अच्छा, यूजर्स नेम, एंड पॉइंट नॉट फाउंड का मतलब फंक्शन आपने गलत टाइप किया, यूजर्स मेथड नॉट अलाउड, इसको मिल रहा है लेकिन इसको पहले वाला इसको क्लोज करें, ये इसको रहने दें। अच्छा, एक मिनट, इसको दोबारा क्या मिस्टेक किया है, एंड पॉइंट सही हो गया,
मेथड नॉट अलाउड क्यों कह रहे हैं? दोबारा चला के देखो। कोड में है सर, कोई मिस्टेक तो नहीं हो? अच्छा, ये हमने बाइंडिंग ठीक है, एड्रेस चाहिए और अच्छा, एक काम करें, नीचे जो एक्स्ट्रा बिहेवियर्स है ना वो खत्म कर दें, एक्स्ट्रा बाकी बिहेवियर्स सिर्फ कंफ्लिक्ट करते हैं। नीचे है नीचे, ये सर्विस बिहेवियर ऊपर से नीचे मुझे दिखाएं इसमें क्या है। ये प्रोटोकॉल मैपिंग है, इसको भी सेलेक्ट करके इसको खत्म कर, नीचे दिखाएं और क्या है। स्टॉप कर दूं? हाँ स्टॉप कर, नीचे दिखाएं क्या होगा। बस जहाँ पर टैग खत्म हो रहा है मॉडल का, मॉडल जहाँ खत्म हो रहा है। एक मिनट मुझे देख रहे हैं, ये जो आ रहा है सर्विस रिवर का मेथड का, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो है ना प्रोटोकॉल मैपिंग, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और कमेंट करते हैं, कंट्रोल के सी करके या ऊपर से कमेंट कमेंट्स चले। और ये भी हमें नीचे ये वाले लाइन पे कमेंट बस नहीं, ऐसे उधर से कमेंट करें तो चले। अच्छा, ये एक्सेप्शन है कोई गेट और अच्छा, एक बार वेट करें दोबारा इसके बाद, अगर नहीं तो फिर कोई और मिस्टेक होगी। पिछले वाले कॉपी पेस्ट कर देगा। अभी भी नॉट अलाउड हो रहा है, इसको कॉपी पेस्ट करें नेक्स्ट। अच्छा, मेथड नॉट, मुझे कोड दिखाएं सर्विस का, तो छोटी सी मिस्टेक ना हो। ये आई सर्विस 1 है, इसका कोड दिखाएं। और सर्विस 1 में दोबारा दिखाएं, और वेब कॉन्फ़िग दोबारा दिखाएं। वेब कॉन्फ़िग में ऊपर दिखाएं जो मैंने हमने बिहेवियर्स डाले हैं। एक मिनट, सर्विसेज सर्विस है, एंड पॉइंट एड्रेस, वेब एचटीटीपी बाइनरी है, कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक है, बिहेवियर कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है। नीचे दिखाएं, और एंड पॉइंट में माई वेब है और वेब एचटीटीपी है। यार है तो ठीक ही है, नीचे अलाउ क्यों नहीं कर रहा? ये जो बिहेवियर है, सर्विस बिहेवियर के, ये भी दोनों भी डिसेबल कर दें। सर्विस बिहेवियर डिसेबल कर दूं? हाँ, सेलेक्ट करने के लिए ये यार, ये जो आपके पास वेब सर्विस चल रही है, हेलो, ये पीछे बैठा हुआ है, क्या नाम है? वेब सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ जरा। अच्छा, आप चलाएं इधर। एक मिनट दिखाएं जरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जी भाई, ये सस्टेल हुई है। सर सर्विस मेटा डाटा भी कह रहा है, वो भी डालें। हाँ, सर्विस मेटा डाटा। अच्छा, मेटाडाटा को 90% ये तो खैर है, इसको स्लैश करो, आगे स्लैश करके लिखना यहाँ पे स्लैश और यूजर नेम। नॉट अलाउड क्यों कह रहा है? करना नहीं चाहिए वैसे ये तो। आप एक काम करें, ऊपर आए, सर्विस 1 में आए, जो आई सर्विस 1। अच्छा, हमने, हाँ सॉरी, एक मिनट, मैंने एक मिस्टेक की,
मिस्टेक ये कि ये जो यहाँ पर दो फंक्शन यूज होते हैं, एक वेब इन्वोक है और एक वेब गेट है, ठीक है। इसको करें माइनस है और कंट्रोल स्पेस करेंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे, जी के खत्म करें, जी के खत्म करें, आपको इसका डिफरेंस बता, कंट्रोल स्पेस करें। दो हमारे पास बेसिकली दो मॉड है, अगर वेब गेट एक और एक वेब इन्वोक, ठीक है। अगर मैं वेब इन्वोक यूज करता हूं तो फिर मुझे मेथड बताना पड़ेगा कि ये डाटा रिटर्न कर रहा है, रिटर्न के केस में गेट कर रहे होते हैं। अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं डाटा तो उसको कहते हैं पोस्ट। अगर मैं वेब गेट करता हूं तो स्पेसिफिकली सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। मतलब आप जिस तरह एसक्यूएल में क्वेरी यूज करते हैं ना, चार किस्म की, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और वेट, ठीक है। मतलब चार किस्म के ऑपरेशंस होते हैं जिसको क्रूड ऑपरेशन कहते हैं, क्रिएट, अपडेट, इनको क्या कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, नहीं क्रूड होते हैं ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, एक क्रूड भी कहते हैं, यू को अपडेट कहते हैं, सी को क्रिएट कहते हैं और रीड कहते हैं, डी को डिलीट कहते हैं, आर आर यू डी, ठीक है, क्रूड ऑपरेशन। तो वही चीज है, रिट्रीव और सेलेक्ट वही चीज है, ठीक है। एक और नाम क्या नाम बोलते हैं उसको, क्रूड ही है ना, क्रूड की मैं आपको अभी बेसिक, अच्छा क्रिएट होगा, ठीक है। तो बेसिकली चार ऑपरेशंस वेब सर्विस के अंदर भी होते हैं, क्रूड ऑपरेशंस। क्रिएट का मतलब बेसिकली आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट के लिए हम पोस्ट का वर्ड यूज करते हैं वेब सर्विस के अंदर। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट के लिए हम गेट का वर्ड यूज करते हैं। अभी जो हम फंक्शन बना रहे हैं दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सिलेक्शन, हम डाटा गेट कर रहे हैं, इज इट क्लियर। और गेट क्लाइंट साइड से होता है, क्लाइंट अगर डाटा सेंड कर रहा है तो पोस्ट कर रहे हैं, अगर डाटा गेट कर रहे हैं तो एक किस्म का सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दो मोड में अपने फंक्शन को क्लियरली बताना पड़ता है। अगर मैं वेब गेट यूज करता हूं तो गेट का 100% कंफर्म है, सिर्फ सेलेक्ट के लिए यूज होगा। अगर मैं वेब इन्वोक लिखता हूं, अभी जो मैंने लिखा था गलती से, इन्वोक का मतलब है कि मैं इस फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूं, या तो इसको पोस्ट की फॉर्म में इन्वोक करूंगा या गेट की फॉर्म में करूंगा। गेट का मतलब सेलेक्ट, पोस्ट का मतलब आप इंसर्ट कर रहे हैं। अभी तो मैं गेट कर रहा हूं तो मैं वेब गेट कर देता हूं, बाद में इन्वोक के अंदर एक मेथड की फील्ड भी है, इंटर कर दें इसको और इसको बिल्ड करके और चलाएं, तो इसलिए वो मेथड नॉट अलाउड है, क्योंकि उस मेथड को समझ नहीं आ रही थी कि बेसिकली ये गेट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास डाटा ले आया है, लेकिन डाटा रॉ फॉर्म में, ये किसी एंड कस्टमर को आप नहीं दे सकते, कहेंगे यार ये वेबसाइट बन गई है यूजर के नाम, सही है। अगर आपको ये वाला डाटा आप किसी एंड्रॉइड पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहिए, आईफोन पे चाहिए, तो आप अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर ये यूआरएल लिख देंगे, अपने एंड्रॉइड में या कहीं भी किसी एप्लीकेशन, इवन कोई सी शार्प की डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो और बैकएंड पे आप कहते हो यार इस सर्विस के बाद यूजर के नाम है ये मुझे चाहिए, तो आप उसका पूरा यूआरएल लिखेंगे, ये यूआरएल आपको डाटा रिटर्न करेगा। अभी ये आपको दे रहा है कुछ फॉर्मेट में, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग एरे, हमने कहा ना जेसन, अभी मैंने लिखा वहां पर जेसन, तो जेसन बेसिकली एक स्ट्रिंग बन जाती है, लेकिन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। अभी तो ये सिंपल है ना, इसलिए नेम 1 कॉमा 2 3 आ रहा है। जब आप अपनी क्लास रिटर्न करोगे तो क्लास के वेरिएबल का नाम कॉलम करके वैल्यू आएगी, तो जेसन फॉर्मेट बाकायदा एक रिच फॉर्मेट है। लेकिन अभी इसको हम स्टॉप करते हैं और वहां पर आए जहां पर जेसन लिखा था वहां एक्सएमएल कर देंगे, जहां पर ये रिक्वेस्ट रिस्पांस किया था ना, ये वाला रिस्पांस को उसको रहने दे, रिस्पांस को जेसन कर दें। रिस्पांस का मतलब जो रिटर्न हो रहा है इसको डॉट एक्सएमएल बता दो। चलिए इसको दोबारा चलाएं, आप देखेंगे वो डाटा किस फॉर्म में नजर आता है, ठीक है। आई सर्विस स्लैश that is not allowed, एग्जाम्पल क्या है, नहीं आ गया। अभी देखिए वही इंफॉर्मेशन है, वही चीजें हैं, लेकिन जब मैंने उसका मॉडल चेंज किया है
तो उसने मुझे रिस्पॉन्स डिफरेंट एंगल में किया। अब उसने पूरी स्ट्रिंग को बकायदा एरे ऑफ स्ट्रिंग कर दिया, फिर उसके अंदर एक स्ट्रिंग की वैल्यू, दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू, तीसरी की। तो दिस इज बेसिकली एन एक्सएमएल फॉर्मेट, लेकिन ये अगर दूसरे से कंपेयर करें तो इसकी लेंथ ज्यादा है। ऐसे ही है ना, इसकी डाटा की लेंथ ज्यादा है, इसलिए एक्सएमएल ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जेसन ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। और जेसन बाकायदा पूरा रिच फॉर्मेट है। अच्छा एक और बात, आपको इसकी टेंशन की जरूरत नहीं है कि मैं एक्सएमएल को लैंग्वेज के अंदर इसका पार्सर कैसे करूंगा, इसमें से नेम कैसे निकालूंगा। एक्सएमएल को या जेसन को रीड करने के लिए बाकायदा क्लासेस अवेलेबल है, एंड्रॉइड के अंदर भी, आईफोन के अंदर भी। आप क्लास को क्लास पूरी फुल एक्सएमएल रीड करके आपको वही आगे दिखेगा। इसी तरह डॉटनेट भी अपने एज ए थर्ड पार्टी देता है, डॉटनेट की अपनी नहीं है, लेकिन डॉटनेट भी आप जेसन को कन्वर्ट करने के लिए न्यूटन सॉफ्ट के नाम से थर्ड पार्टी एबिलिटी है, उसको यूज करता है और बाकायदा जेसन को कन्वर्ट करके दे देता है। मतलब इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो इतना मुश्किल सा फॉर्मेट है, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। उसके अगेन बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, लाइक लाइब्रेरीज है जिसपे लोगों ने पहले से काम किया हुआ। आप जस्ट क्लास बनाओगे, उसको ऑब्जेक्ट दोगे और पूरा का पूरी एरे में रिटर्न करोगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा कांसेप्ट ये होगा कि अब ये वाली जो हमने वेब सर्विस बनाई है, ये यूजर नेम मैं अपने ड्रॉप डाउन में अगर वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूं तो कैसे दिखाऊं। ये वेब सर्विस हो सकता है कि किसी ने बंदे ने बनाई है और वो यूएसए में उसने वहां पर होस्ट कर दी। इस वेब सर्विस को आम बंदा तो यूज नहीं कर सकता, मैं अपनी वेबसाइट में ड्रॉप डाउन में डाटा दिखा सकता हूं, ठीक है। तो इससे डाटा लेकर आना, तो ये एज ए सर्विस मेरे पास आ रहा है और जितने फंक्शन मैं बनाऊंगा हर फंक्शन को एज ए यूआरएल आपके पास है, एंड दिस बीएमएक्स कॉल्ड रेस्ट। सही है, वो जो हमने चेंजेस किए मिनिमल, कोई मिनिमम चेंजेस हमने रिक्वायर, सही है। आइए जरा दूसरा भी आपको तरीका बता दूं जिसमें भी इशू आ रहा था, जो मेथड नॉट अलाउड था। बस एक मिनट, ये वेब इन्वोक लिखे इसी जगह जो हमने पहले भी लिखा था जिसमें मिस्टेक आ रही थी, ठीक है, उसमें हमने एक फील्ड मिस किया था। बस अगर मैं इसकी जगह इन्वोक लिखूं तो इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, जिस तरह हमने ये तीन किए, यहां पर लिखे मेथड एंड ये बन कैपिटल एम के साथ। दोबारा बनाए, मेथड के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि गेट या सेट, तो जीईटी गेट लिखते हैं। अब ये वाला एरर नहीं देगा हमारा, सिर्फ ये मेथड गेट मिसिंग। तो आपने मिनिमम ये जितना भी काम किया, सिर्फ मिनिमम वो एट्रीब्यूट डालने हैं जिससे एटलीस्ट आपकी वेब सर्विस सही काम करे। अगर आपको बहुत सारे मिस फंक्शनैलिटीज चाहिए तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। एकदम इसको कंफर्म करने चलते हैं, ये फाइनल वीडियो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट दो करें, बैक एंड फंक्शन एक कॉल करें, और जेसन का भी आप फॉर्मेट ले सकते हैं एग्जांपल। तो ये गेट और इन्वोक देखिए, वैसे बाय डिफॉल्ट तो आप गेट और इन्वोक का दो तरीकों से काम करने का फायदा नहीं है। आपने अगर इंसर्शन करनी है डाटा की, ठीक है, तो आप उसे गेट और इन्वोक में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। गेट असल में पैरामीटर पास, अगर आप क्वेरी कर रहे होते हैं ना, तो मैंने कहा ये यूजर नेम इसका डाटा मुझे गेट कर दीजिए, ठीक है, तो गेट के साथ जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है क्लाइंट साइड से, वो क्वेरी स्ट्रिंग में जाती है, ठीक है, जबकि जो पोस्ट में जाती है वो क्वेरी स्ट्रिंग में नहीं, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग की लिमिट होती है। सिर्फ वहां डिफरेंस है और नहीं है। चलिए, तो अब हमारे इन्वोक के भी चलेंगे, ठीक है, जो मिस्टेक आ रही है। यहां तक किसी का भी क्वेश्चन है? नेक्स्ट में इसकी मैं कनेक्टिविटी करवा दूंगा किसी एप्लीकेशन के साथ कि हम कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। वैसे इसकी मैंने वीडियो बना दी है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी करवानी है इसमें। ये कल आएंगे परसों, ये दोबारा इसका एक और अब एक चीज आज मेरा समय गला खराब है इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकता। मुझे बताइए, इंटरफेस को मल्टीपल वो कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस हैं जो उसको इंप्लीमेंट करती हैं, मल्टीपल क्लासेस इसको जैसे इंटरफेस को करती हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसको कैसे पता चलेगा मैंने इस मेथड पे जाना है या उस मेथड पे जाना है? आपने सर्विस के अंदर जब हमने सर्विस ऐड की, सर्विस ऐड किया था, कॉन्फ़िग में आई दोबारा, तो सर्विस का नाम क्या दिया था? सर्विस वन। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, इस नाम को गलत करें जरा, कोई और नाम देना।